हम श्योर हैं कि आप कुछ शब्द ई हेल्थ, ई लाइब्रेरी, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ई लर्निंग इनसे ज़रूर परिचित होंगे और ये आजकल हमारे जीवन का एक तरीके से हिस्सा बन गए हैं। अगर आपको कहीं फ़ीस जमा करनी हो, कहीं एंट्रेंस फॉर्म जमा करना हो तो हम ज़रूर अपना ट्रांजैक्शन को ई रूप में करते हैं। कोई शॉपिंग करनी हो तो अमेज़ॉन पर या फ्लिपकार्ट जैसे बहुत से प्लेटफार्म पे हमें जाना होता है। ये लर्निंग अब कोई नई लर्निंग नहीं रही है। जैसे हम नए कपड़े पहनते हैं, कोई न्यू पिंच करता है तो हमारी ई निकल जाती है, लेकिन नहीं, अब तो हम इससे फैमिलियर हो चुके हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन के बंधन को तोड़कर या उसके साथ मिलकर हम कुछ नया सीखना चाह रहे हैं और कोविड-19 में हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी जो ई रूप में थी। जी बिल्कुल, हम लोग बात कर रहे हैं ई लर्निंग की। इसके कॉन्सेप्ट पे अगर हम लोग बात करें तो जो ई वर्ड है, ये ई मीन्स है इलेक्ट्रॉनिक, जो कि डिवाइस जो इलेक्ट्रिक से चलती हैं। और ये जो टर्म ई लर्निंग है, फर्स्ट यूज बाई एलियट मैसी 1909 में इन्होंने यूज किया था। एक कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सेमिनार थी लॉस एंजल्स में, वहाँ पे इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ई लर्निंग इज इसेंशियली इम्पार्टिंग एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरनेट, सैटेलाइट, CD रोम, ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज, इन सब के द्वारा जो लर्निंग की जाती है, शिक्षा दी जाती है, वो इसके अंतर्गत आती है। ई लर्निंग को इन्हांस करने के लिए ICT का प्रयोग करना ही ई लर्निंग है। इससे पहले जो डेफिनेशन है कि ई अधिगम वह सभी शैक्षिक क्रियाएं शामिल रहती हैं जो कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की सहायता से व्यक्तिगत या समूह के द्वारा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रूप से संपादित की जाती हैं। एक और अच्छी डेफिनेशन है कि ई अधिगम वह अधिगम है जिसमें वेब ब्राउज़र, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स, CD रोम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या आंशिक या फिर पूर्ण रूप से निर्देश प्रदान किए जाते हैं। लर्निंग की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो आप अभी इतिहास देख रहे हैं वो रॉबर्ट गॉगस के द्वारा दिया गया है कि 1924 में फर्स्ट टेस्टिंग मशीन सिडनी एल प्रेसी के द्वारा बनाई गई थी, जिसको मोस्टली लोग टीचिंग मशीन के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शनल टाइप जो क्वेश्चन थे, MCQ टाइप, उनको चेक करने का काम करती थी। एक क्वेश्चन के ऑप्शन दिए रहते थे, 4 मान लो जैसे थे। फिर 1954 में फर्स्ट टीचिंग मशीन बनाई गई BF स्किनर के द्वारा। इसका उपयोग मोस्टली मैथ में और स्पेलिंग के लिए किया गया था। और ये शिक्षण मशीन, जैसे अभी आपने देखा कि टेस्टिंग मशीन में तो ऑप्शन हुआ करते थे, लेकिन इसमें खाली जगह हुआ करती थी और उसको फिल करना हुआ करता था। जब उसका स्टूडेंट फिल कर देता था तो उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाता था और नेक्स्ट क्वेश्चन खुल जाता था। अगली हम बात करें 1960 में कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग शुरू हुआ। प्लेटो प्रोग्राम्ड लॉजिक फॉर ऑटोमेटेड टीचिंग ऑपरेशंस, द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर इसके बाद बात करते हैं 1966 में कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन इन स्कूल। ये काई अब क्लास में आ चुकी थी, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी प्रोफेसर पैट्रिक सप्स एंड रिचर्ड एटकिंसन के द्वारा इसको काई को शुरू किया गया था। फिर 1969 में अर्पानेट की स्टार्ट हुई US में डिफेंस डिपार्टमेंट में। 1970 में कंप्यूटर में माउस आदि का प्रयोग होने लगा। 1980 में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर अब आ चुके थे और धीरे धीरे ई लर्निंग अपने पांव पसारना शुरू कर चुकी थी। फिर 1990 में फर्स्ट डिजिटल नेटिव आर बोर्न, ये हमारे यहाँ पैदा हुआ और न्यू एरा ऑफ ई लर्निंग स्टार्ट हो गया। वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, ई लर्निंग, ये सारी चीज़ें, LMS, ये हमारे यहाँ शुरू हो गए। सन 2000 में बिजनेस में इसका यूज होने लगा। आजकल आप देख रहे हैं कि चाहे फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेज़ॉन हो या कोई भी प्लेटफार्म हो, ई रूप में आप कोई भी सामान कहीं से भी खरीद सकते हैं। और 2010 के बाद से तो आप देख ही रहे हैं सोशल ऑनलाइन लर्निंग कि कितने हमारे पास सोशल प्लेटफार्म हैं, चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, मूक है या फिर इंडियन स्वयं है, ये सब चीज़ें ई लर्निंग को बढ़ावा दे रही हैं। इसकी नेचर के बारे में हम लोग बात करें कि इसकी जो नेचर है या फिर विशेषताएं कहें कि लर्नर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। स्टूडेंट बिल्कुल फ्री है, वो जब चाहे पूछ सकता है, 24 आवर अवेलेबल है, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, ये सारे जवाब तुरंत उसके लिए मिल जाते हैं। दूसरा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग
ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए अवेलेबल है। कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद, कोई इसमें ऐसा नहीं होता है। ई लर्निंग में इसमें कोई पक्षपात कर ही नहीं सकता है और आप जब चाहें सीख सकते हैं। कोई उम्र नहीं है, चाहे आप ओल्ड एज में हों या फिर आप अभी सीख रहे हों। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी है, नम्य है, जब आप चाहें सीखें। आपको जब मन में आता है कि नहीं मैं अभी वीडियो अभी नहीं देखना चाहता हूँ तो अभी मत देखिए, शाम को देखना चाहते हैं तो आप शाम को देख लीजिए। अपने हिसाब से आप अपना टाइम शेड्यूल बना सकते हैं। फोस्टर सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है, क्योंकि अगर आप वर्चुअल अवेलेबल हैं एक प्लेटफार्म पे तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं हम लोग, और अपना कोई डिस्कशन करना हो, कोई वाद विवाद करना हो तो वो भी ई लर्निंग के द्वारा संभव है। पर्सनलाइज्ड, व्यक्तिगतता को बढ़ावा, आप अपने व्यक्तिगत रूप से जब चाहे सीख सकते हैं कि कोई स्टूडेंट स्लो लर्नर है, एवरेज है या फिर बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो अपने हिसाब से कंप्यूटर के द्वारा सीख सकता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, अपनी बात को आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो पॉडकास्ट के द्वारा हो या फिर वो वीडियो के द्वारा हो, या फिर आप कहीं भी अगर ऑनलाइन प्लेटफार्म में जुड़े हुए हैं तो अपनी बात को, अपनी स्किल को दिखा सकते हैं। कौन कौन सी इसकी अप्रोचेज़ हैं? वैसे मेनली जो है ना वो 2 अप्रोच प्रयोग की जाती हैं, सिंक्रोनस ई लर्निंग या फिर फेस टू फेस, जैसे आप ये देख रहे हैं। और इसमें जो होता है लर्नर और टीचर या उसके कलीग सब आमने सामने होते हैं, यानी वर्चुअली रूप से वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो जूम के द्वारा हो या फिर वो गूगल मीट भी हो सकता है। आप चैट कर सकते हैं, जब आप चैट कर रहे होंगे तो उस समय आप ऑनलाइन मोड में होंगे, ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होंगे तब भी आप आमने सामने होंगे, वर्चुअली किसी प्लेटफार्म पर जुड़े हो सकते हैं आप। वेबिनार हो, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कोविड जब से आया हुआ है वेबिनार की तो बाढ़ आई हुई है, फिर मैसेज तुरंत भेज सकते हैं, एप्लीकेशन, डेस्कटॉप, स्क्रीन शेयरिंग, ये सारे काम भी किए जा सकते हैं। दूसरा जो रूप है वो असिंक्रोनस मोड है, नॉन फिक्स्ड टाइम है। इसमें जो लर्नर है और टीचर है वो फेस टू फेस नहीं होते हैं। तो किस रूप में होते हैं? फिर वो ब्लॉग अगर कोई टीचर लिख सकता है तो स्टूडेंट उसको पढ़ लेगा और बाद में प्रतिक्रिया दे सकता है, या फिर कोई स्टूडेंट या टीचर ईमेल भेज सकता है। ई बोर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। फिर बुलेटिन बोर्ड अगर आपके पास हैं, कॉलेज में हैं तो उससे आप सूचना देख सकते हैं। ई बुक है, अगर आपके पास में ई बुक है तो आपको टीचर शेयर कर सकता है, आप कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे रूप भी इस ई लर्निंग के ही हैं। कोई सीडी आप खरीद के ला सकते हैं, कोई डीवीडी आप खरीद के ला सकते हैं। इसके अन्य प्रकार के बारे में बात करें तो ये इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप है, कि आप कोई काम को इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, आप अकेले सीख सकते हैं, जब आपको मन में आए तो आप पढ़ सकते हैं, या फिर ग्रुप में भी सीख सकते हैं। ग्रुप में बहुत सारी एक्टिविटी टीचर करा सकता है आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म पे। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, अगर आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, फेस टू फेस सिंक्रोनस मोड में जुड़े हुए हैं, तब भी आप ई लर्निंग करेंगे, या फिर ऑफलाइन असिंक्रोनस मोड में जिसमें आप ब्लॉग का यूज़ कर सकते हैं, ईमेल आदि का यूज़ कर सकते हैं। आप इंटरनेट से जुड़े ही होंगे, क्योंकि बिना इंटरनेट के कोई काम आजकल नहीं हो पाता है। तो इंटरनेट में आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड में जुड़ सकते हैं। इंट्रानेट एक संस्था विशेष में होता है, जैसे मान लो बैंक में आपस में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, किसी संस्था में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी आप आपस में अपनी आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड वर्सेस अदर डिजिटल डिवाइसेस, तो कंप्यूटर के द्वारा, टैबलेट के द्वारा भी आप सीख सकते हैं, या इसके अलावा स्मार्टफोन हो सकता है। अगला है ब्लेंडेड वर्सेस फुल्ली ऑनलाइन, या तो आप ब्लेंडेड मोड में हो सकते हैं कि मान लो आपको 60% जो करिकुलम है वो कॉलेज में करा दिया गया है और 40% आपसे कह दिया गया है कि आप अपने ऑनलाइन मोड में पढ़ें, या फिर विपरीत परिस्थितियां हैं और टीचर उपलब्ध नहीं है तो आप फुल्ली ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, कहीं से वो पूरे वर्ल्ड से आप पढ़ सकते हैं। सेल्फ पेस्ड, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, और इंस्ट्रक्टर भी आपके लिए दिशा निर्देश दे सकता है। अगला हम बात करें ई लर्निंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। आखिर जो कंटेंट है उसे कैसे क्रिएट करें, वो कंटेंट मिलेगा कहाँ से, फिर उसकी डिलीवरी कैसे करें, कम्युनिकेशन कैसे करें। ई बुक टूल, आपके पास में ई बुक हो सकती है, या फिर आप किसी बुक का पेज, उसका फ़ोटो आप ले लीजिए, उसको PDF में चेंज कर दीजिए, या फिर आप ऑडियो बनाइए या फिर वीडियो बना सकते हैं, अपने मोबाइल से बना सकते हैं, अपने कंप्यूटर से बना सकते हैं, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये सब बना सकते हैं। डिलीवरी टूल, अब आपके पास में डिलीवरी टूल है कि आप आखिर वीडियो तो आपने बना ली है, उसको कैसे आप दूसरे तक पहुंचाएंगे। तो आपके लिए पॉडकास्ट हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, मूक हो सकता है, गूगल मीट है, जूम है, इससे अपनी बात दूसरे तक आप पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफार्म हैं जो डिलीवरी करते हैं कंटेंट की। कम्युनिकेशन टूल्स,
तो हम अपना जो कंटेंट है वो दूसरे तक कैसे पहुंचाएं, अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचाएं। तो ईमेल हो सकता है, लाइव टेलीकास्ट हो सकता है, डिस्कशन बोर्ड हो सकता है, चैट कर सकते हैं हम, सोशल नेटवर्किंग साइट हैं बहुत सारे, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं। जो LMS है, विशेष तौर से हमें इसमें यही पढ़ना है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपकी कंटेंट डिलीवरी है, कंटेंट कहाँ से आपके लिए प्रेजेंट किया जाएगा, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, कैसे क्रिएट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इस LMS के अंतर्गत हैं। फिर हार्डवेयर टूल्स, आप देख रहे हैं कि PC है, मोबाइल है, इंटरनेट, माइक्रोफोन, ये तो हमें ख़ास तौर से ज़रूरत है। अगर आप कंटेंट को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पास में अपना मोबाइल, इंटरनेट और माइक्रोफोन, प्रिंटर आदि चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। आखिर इससे फ़ायदा क्या है, ई लर्निंग को हम पढ़ना क्यों चाह रहे हैं? रिड्यूस्ड ओवरऑल कॉस्ट, हमारी संपूर्ण लागत को ये कम कर सकती है। जो हमारा खर्चा आ रहा है कि हम दूसरी जगह मान लो कहीं पे क्लास लेने गए तो खाना भी खाएंगे, वहाँ पे किराया भी खर्च करेंगे, क्लासरूम की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये सब ई लर्निंग में कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे बैठे ये एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है धारण शक्ति को बढ़ाना, क्योंकि हमारे पास में जो पढ़ने का तरीका है वो ऑडियो होता है, कभी वीडियो है, कभी टेक्स्ट है, कभी लाइव है, यानी बहुत सारी वैरायटी हमारे पास होती है, तो जिससे हम अपने कंटेंट को आसानी से सीख सकते हैं। अगला एक्सपर्ट नॉलेज एंड डिफरेंट टीचिंग स्टाइल ऑप्शन, आपको जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो आपको डीप नॉलेज देगा और आप कई सारी वीडियो देख सकते हैं। आपको एक संतुष्टि नहीं मिलती है, दूसरी देख सकते हैं, तीसरी देख सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टीचिंग स्टाइल आपको सीखने का अवसर मिलेगा और आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। अगला है इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। आप अपनी नीड के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से, इंटरेस्ट से, आप जैसे चाहें घर बैठे हुए जब मन में आए तब आप सीखिए। अगला डेवलप कॉन्फिडेंस इन लर्नर, सीखने वाले में आत्मविश्वास का विकास होता है कि वो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, अपने आप सर्च करता है, अपने आप पढ़ता है, यानी खुद ही अपने पाँव पे एक तरीके से खड़ा हो जाता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, आपको कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं है, पेज पेंसिल की ज़रूरत नहीं है। और इसके एडवांटेज के बारे में बात करें तो फोस्टर सेल्फ मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट, आपको अपने आप पढ़ना है, कोई टीचर ही मोटिवेट नहीं करेगा और आत्मनिर्भर हो जाएंगे आप और अपने समय का अपने आप प्रबंधन करेंगे। 24 आवर हमारे पास उपलब्ध है। फ्लेक्सिबिलिटी है कि रिसोर्स अवेलेबल फॉर एनीवेयर एनी टाइम, कहीं से भी आप सीख सकते हैं, एनीवन, किसी से भी सीख सकते हैं। प्रमोट इनकलकेशन, समावेशन को बढ़ावा देता है, कोई जेंडर डिफरेंस नहीं करेगा कि मेल को फीमेल को नहीं पढ़ाएंगे। कोई दिव्यांग व्यक्ति घर बैठे ही पढ़ सकता है, हैंडीकैप्ड है, कोई गरीब है तो उसके पास सिर्फ मोबाइल है तो उससे घर बैठे बैठे ही वो सीख सकता है। इम्पॉर्टेंट फॉर साई स्टूडेंट्स, जो शर्मीले स्टूडेंट हैं, जो क्लास में नहीं बोल पाते हैं, उनके लिए यहाँ बोलने के प्लेटफार्म है, यहाँ कोई डर ऐसा नहीं होता है। ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट जनरेशन, अगर आप किसी कोर्स में आपने एडमिशन लिया हुआ है, किसी वेबिनार को आप अटेंड कर रहे हैं, तो जैसे ही आप पूरा कर लेंगे अपने आप सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा और आपके पास में पहुंच जाएगा। आखिर कुछ नुकसान भी हैं इसके क्या? हाँ भाई, नुकसान तो हैं। चीटिंग पॉसिबिलिटी, चोरी कर सकता है, अनफेयर असेसमेंट होगा क्योंकि वो कहीं से पूछ सकता है किसी दूसरे से, या फिर वो गूगल से सर्च कर सकता है, नकल करने की पूरी संभावना रहती है। लैक ऑफ प्रैक्टिकल एंड स्किल्स, अगर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देनी हो, कोई स्किल सिखानी हो, तो उस कंडीशन में ये उतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान नहीं करता है जितना कि ऑफलाइन मोड में होता है। इनएसेसिबिलिटी, सब लोगों की पहुंच से दूर है और कभी कभी इंटरनेट के जो सिग्नल की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा रहती है। सिग्नल के लिए आपने देखा कि कोविड काल में लोग कभी पहाड़ पर चढ़ रहे थे, कभी पेड़ पर चढ़ रहे थे बच्चे, तब जाके कहीं सिग्नल मिल पाते थे। सोशल आइसोलेशन, बच्चे अपने में ही खोए रहते हैं, उन्हें किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक कि घर में भी पता नहीं है, जब देखो 24 घंटा मोबाइल में लगे हुए हैं, आइसोलेट हो रहे हैं एक तरीके से। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आईसाइट वीक हो रही है, 24 घंटा बैठे हुए हैं, पेट खराब हो गया है, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं बिल्कुल, घर वाले बच्चे पे, बच्चा घर पे, एक दूसरे पे उतार रहे हैं अपना फ्रस्ट्रेशन को। एक्सपेंसिव है, महंगा भी है, हर एक के बस की नहीं है कि वो 700-800 रुपये का उसको रिचार्ज करा ले। जिसके पास खाने को पैसे नहीं है वो कहाँ से रिचार्ज कराएगा वो। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट, पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होंगे, अगर हमें नहीं आती है तो हम लगता है सीख भी नहीं पाएंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। फालतू सर्फिंग, कभी कभी हम कितना ढूंढ रहे हैं अपने काम का, वो मिल ही नहीं रहा है, घंटों ऐसे ही निकल जाते हैं, समय ख़राब होता रहता है। लैक ऑफ प्रॉपर इंटरेक्शन एंड अटेंशन, अंतःक्रिया जो होती है लेकिन वो नेचुरल नहीं लगती है, और अनुशासन की भी कमी रहती है। स्टूडेंट जुड़ के मोबाइल से इधर उधर घूमता रहता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, जो आपका व्यक्तिगत जीवन है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। हमारा उद्देश्य
सिर्फ कंटेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। अगर कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया तो आप उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके टाइप्स, उसके एडवांटेजेस, मेरिट्स, डिमेरिट्स सब लिख देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लोगों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।